students, welcome to the YouTube channel of Koshika Academy. My name is Anshika Pandey and I am going to teach you paper 1 of environmental science. आज का topic है Montreal Protocol and Kyoto Protocol. So without wasting much time, ये बहुत ही important topic है. इस topic से every year questions आते हैं, कब फॉर्म हुआ, ये कब हमें मिला, इसका यूज क्या है, इसे क्यों लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ये क्यों आए, ये क्यों किस तरह से एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करते हैं, या फिर इनमें कौन कौन सी कंट्रीज है जो पार्टिसिपेंट मेंबर्स हैं, इन सब डिफरेंट एस्पेक्ट से क्वेश्चंस आए हैं हर साल पेपर 1 एंड पीपल इन एनवायरनमेंट के सेक्शन में. So without wasting much time, let's start with our today's lecture, which is on Montreal Protocol and Kyoto Protocol. So Montreal Protocol was signed in 1987 and it came into force in 1989. These 2 years are important to remember. देखिए, साइन हुआ था 1987 में, बट ये लागू कब हुआ था? ये हुआ था 1989 में. तो 1987 और 1989 ये दोनों ही important है years, आपको याद करने हैं. It was signed, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था उसको साइन किया गया था 1987 में and it has come into force, यानी लागू हुआ है 1989 में. अभी किस चीज की बात करता है? जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है that is on substances that deplete the ozone layer. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन लेयर को जो कि substances डिप्लीट करते हैं उनके बारे में बात करता है, उनके बारे में बताता है कि किस तरह से हम इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस यानी ODSs के एमिशन को रोक सकते हैं. ये कंट्रीज ही हैं जो ये एमिशन रोक सकती हैं. इनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के थ्रू. ये बाउंडेड है कि इन्हें एमिशन जो है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस का वो कम करना है, उसे रोकना है. So what does it say? It says that Montreal Protocol on substances that deplete the ozone layer is an important multilateral agreement. This is an important point. Multilateral agreement regulating the production. पहला point है production, then consumption and emission. ये 3 चीज की बात करता है, production, consumption and emission of ozone depleting substances. ठीक है, तो ozone depleting substances की कौन-कौन सी चीजों की बात करता है? ये प्रोडक्शन, हमें प्रोडक्शन भी रेगुलेट करना है, उसका कंजम्पशन जो हम यूज कर रहे हैं वो भी रेगुलेट करना है, और एमिशन कितना हम ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, कितना एमिट कर रहे हैं, उसे भी रेगुलेट करना है. इन तीनों पॉइंट्स को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल गाइड करता है. अब जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो आया था वियना कन्वेंशन की वजह से. वियना कन्वेंशन का एक फॉलो अप है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. इफ देयर वाज नो वियना कन्वेंशन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं होता. सो अगर कभी ये क्वेश्चन आता है कि व्हिच इज द मेन कन्वेंशन दैट हैज गिवन राइज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो इसका आंसर हो जाएगा वियना कन्वेंशन. तो वियना कन्वेंशन जो है वो आया था ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए और इसे साइन किया गया था 1985 में. इसमें क्या था? इसमें ये था कि यूएन मेंबर कंट्रीज जो है उन्होंने ये रिकॉग्नाइज किया कि ओजोन लेयर के जो डिप्लीट कर रहे हैं उन सब्सटेंसेस को कर्ब यानी कम करने की क्यों जरूरत है. कर्बिंग डैमेज टू द ओजोन लेयर, उसे कम करने की क्यों जरूरत है, ये वियना कन्वेंशन में यूएन मेंबर कंट्रीज ने बात की थी. उसके बाद as per convention's provision, countries agreed to adopt the Montreal Protocol to further the goals of the Vienna Convention. मतलब ये हुआ कि Montreal Protocol इसी वजह से एक्सेप्ट हुआ था, इसी वजह से लाया गया था क्योंकि वियना कन्वेंशन के जो गोल्स थे वो सिर्फ वियना कन्वेंशन से फुलफिल नहीं हो पा रहे थे. उन गोल्स को फुलफिल करने के लिए, उन गोल्स को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ी. तो दिस वाज ऑल अबाउट द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. अब कुछ ओजोन लेयर के बारे में जान लेते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हमें कम करने की जरूरत है और क्यों ओजोन लेयर को बचाने की जरूरत है. सो व्हाट इज एन ओजोन लेयर? ओजोन लेयर इज अ लेयर इन द अर्थ स्ट्रेटोस्फीयर. अब ये भी यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि जो ओजोन लेयर है, ओजोन की जो लेयर है वो एटमॉस्फेयर के कौन से लेयर में प्रेजेंट है. आपको पता होगा एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम ट्रोपोस्फेयर, देन स्ट्रेटोस्फेयर, देन मेसोस्फेयर, देन एक्सोस्फेयर. ठीक है, तो जो स्ट्रेटोस्फेयर वाली लेयर है उसमें होता है ओजोन लेयर. अब इसका क्या काम है? ये जो लेयर है वो प्रोटेक्ट करती है अर्थ को फ्रॉम सन्स हार्मफुल यूवी रेडिएशंस. यूवीए, यूवीबी, यूवीसी, ये तीनों रेडिएशंस होती हैं जो अर्थ पे पहुंचती हैं थ्रू सन. ठीक है, तो ओजोन लेयर एज अ शील्ड, एज अ कवरिंग काम करता है और अर्थ पे इन हानिकारक या इन हार्मफुल जो किरणें हैं उनको आने से रोकता है. सो दिस इज व्हाई ओजोन लेयर का प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. देन
अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो क्या होगा, ओजोन लेयर अगर नहीं होगा तो वी एज पीपल, मिलियंस ऑफ पीपल एंड इनफैक्ट एनिमल्स, हमें स्किन डिजीजेस होती हैं, ठीक है, कैंसरस डिजीजेस होती हैं एंड इम्यून सिस्टम वीक होता है। जो हमारी इम्यूनिटी है, हमारी लिम्फोसाइट्स हैं, जो वाइट ब्लड सेल्स हैं, जो हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट डिजीजेस से हमें बचाते हैं, फाइट करते हैं, उनको भी ये वीक करता है, उनको भी कमजोर करता है। तो हमारी इम्यूनिटी कमजोर होती है एंड कैंसरस इन नेचर भी है ये। UV radiation would also affect the environment adversely, leading to decreased productivity. As a whole, अगर हम ecosystem productivity की बात करें, जिसमें net primary productivity, gross primary productivity, या फिर जो भी हम देखते हैं, जो भी productivity की बात करते हैं, ecosystem कैसा चल रहा है, उसका डिस्ट्रक्शन ना हो, सही से एक बैलेंस्ड वे में चलता रहे ecosystem, उसको भी ओजोन अगर नहीं होगा तो यूवी रेडिएशन, जो क्योंकि हम जानते हैं कि सनलाइट जो है वो एक लिमिटिंग फैक्टर है अर्थ पे, सनलाइट, वाटर, ये सारे लिमिटिंग फैक्टर्स हैं जो इकोसिस्टम को गवर्न करती हैं, ठीक है, जो इकोसिस्टम को चलाती हैं। तो अगर अर्थ पे सन की हार्मफुल रेडिएशंस आएंगी तो डेफिनेटली जो प्रोडक्टिविटी होगी वो घट जाएगी। सो दीज वर ऑल द एडवर्स इफेक्ट्स अगर ओजोन लेयर प्रेजेंट नहीं होता एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट इज ओजोन लेयर डिप्लीशन, यानी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की बात करते हैं, वो होते कौन कौन से हैं। तो देखिए ओजोन लेयर डिप्लीशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि एक लेयर है, एक ओजोन की परत है स्ट्रेटोस्फेयर में, वो अगर इतनी है तो जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं वो आ रहे हैं और उसको थिन करते जा रहे हैं, उसे पतला कर रहे हैं। तो अगर ओजोन की परत कम होती जाएगी तो उसका इफेक्ट भी कम होता जाएगा, वो उस तरह से फंक्शन नहीं कर पाएगा जिस तरह से कि हम चाहते हैं कि ओजोन की प्रॉपर फंक्शनिंग हो। So ozone layer depletion refers to the thinning of the protective ozone layer in the atmosphere। एटमॉस्फेयर के कौन से पार्ट में, स्ट्रेटोस्फेयर में, ठीक है। ये क्यों होता है, ये इसलिए होता है जब कुछ केमिकल्स, ठीक है, अब कौन से केमिकल्स, क्लोरीन, जिसे मेनली क्लोरीन का ही काम है, तो क्लोरीन जो है वो कांटेक्ट में आता है ओजोन के और उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। वो क्या करता है, क्लोरीन एटम क्या करता है, क्लोरीन एटम की ऑक्सीजन से बाइंड करने की एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है, तो क्लोरीन एक सिंगल ऑक्सीजन एटम से बाइंड करके ClO मॉलिक्यूल बना लेता है। ClO मॉलिक्यूल बनाने की वजह से जो एक अकेला ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स बचे वो O2 बना लेते हैं, तो Cl प्लस O ClO बना लेता है, O प्लस O O2 बना लेता है। यहाँ पर ओजोन का इस तरह से डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो क्लोरीन का क्या है, एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ बहुत हाई एफिनिटी है, जो भी ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस है उनमें क्लोरीन प्रेजेंट होता है, इसी वजह से क्लोरीन जो है वो ओजोन की लेयर को डिप्लीट करता है, उसको पतला कर देता है। अब अगर सब्सटेंसेस की बात करें तो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, देन देयर इज हाइड्रो ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स एक्सेट्रा। तो अगर आप देखें इसमें एक पैटर्न देखें तो ऑल ऑफ दीज ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैव वन और मोर क्लोरीन एटम्स प्रेजेंट इन देम, ठीक है। देन ये जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं, दे आर आल्सो पावरफुल ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है। ये एक ग्रीन हाउस गैस की तरह भी काम करती हैं, मतलब ये एटमॉस्फेयर को वार्म भी रखने का काम करती हैं, तो एक तरह से ग्लोबल वार्मिंग में भी कंट्रीब्यूट करती हैं। Then there are a few natural causes, कुछ natural causes भी हैं जिनकी वजह से ओजोन लेयर का डिप्लीशन होता है। मेनली जो natural causes हैं they contribute to just 2 to 3%, ठीक है। बाकी जो बड़ा लेवल है या फिर जो बड़ा परसेंटेज है ओजोन को डिस्ट्रॉय करने का, वो एंथ्रोपोजेनिक यानी मैन मेड ही है, जो हम रिलीज करते हैं, एमिट करते हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस को। तो देखिए there are a few natural causes also which cause ozone depletion such as वोल्केनिक इरप्शंस, वोल्केनो से जो लावा और जो गैसेस निकलती हैं उनमें भी ऐसे ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं जो कि ओजोन एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन की थिनिंग करते हैं, ठीक है। सनस्पॉट, स्ट्रेटोस्फेरिक विंड्स भी ये काम करती हैं, बट जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि ये जो है वो सिर्फ 1 to 2% ही ओजोन का डिप्लीशन करती है। जो मैक्सिमम डिप्लीशन यानी 97 to 98% डिप्लीशन है वो जो है वो इन ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की वजह से होता है जो हम रिलीज करते हैं एटमॉस्फेयर में, ओके। अब क्या हुआ था, it has been ratified by 197 parties, making it the first United Nations treaty
to be ratified by every country in the world. ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात हो रही है कि it was ratified by 197 parties, ठीक है, और हर जितने भी यूनाइटेड नेशंस की मेंबर कंट्री थी उन सब ने इसको अप्रूव किया था। देन इंडिया वो क्या कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, तो देखिए इंडिया जो है वो सिग्नेटरी बना है, उसने साइन किया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द ईयर 1992। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसे याद कर लें कि जो इंडिया है आवर कंट्री बिकेम द सिग्नेटरी और द मेंबर कंट्री ऑफ द मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इन द ईयर 1992, और इंडिया इज एन आर्टिकल 5 country that is entitled to assistance from the multilateral fund in its efforts to phase out ozone depleting substances and switch over to non-ozone depleting substance technologies। इसका मतलब ये है कि we as developing countries हमारे पास उतना खुद का फंडिंग नहीं है, तो जितने भी मेंबर कंट्रीज हैं, जितनी भी मेंबर कंट्रीज हैं इन यूएन जो कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के मेंबर्स हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं, हम आर्टिकल 5 कंट्री में आते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। वी बिलोंग टू द आर्टिकल 5 कंट्री, इस वजह से वी आर एंटाइटल्ड टू द मल्टीलेटरल फंड, हमें वहां से फंडिंग मिलती है ताकि जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं हम उनका एमिशन रोक सके, उनको कम कर सके विद द फंडिंग फ्रॉम द पार्टिसिपेंट डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द यूएन, ठीक है। अब इसको गवर्न कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC implement the Montreal Protocol for which the ministry has established an ozone cell। एक ओजोन सेल भी established हुआ है ताकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का अच्छे से काम हो सके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर अच्छे से काम हो सके, वो इम्प्लीमेंट होता रहे और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस जो हैं उनका एमिशन हम रोक सकें। तो इसे गवर्न कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज MOEFCC। Then moving on to the Kyoto Protocol। अब Kyoto Protocol क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में बात की ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस की। क्योटो प्रोटोकॉल क्या बात करता है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो 11 दिसंबर 1997 में अडॉप्ट हुआ था एंड इट हैज एंटर्ड इनटू फोर्स, ये लागू कब हुआ था? 16 फरवरी 2005। करेंटली आज प्रेजेंटली क्योटो में 192 पार्टीज हैं जो कि मेंबर्स हैं, ठीक है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है वो होता है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जब आया था, UNFCCC जब आया था तब क्योटो प्रोटोकॉल की बात हुई थी, उसके बाद ही क्योटो प्रोटोकॉल आया था, ठीक है। ये क्या कहता है? ये कहता है कि इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज जितने भी है, यानी कि जिन भी कंट्रीज में मैक्सिमम इंडस्ट्रीज हैं, बहुत ही इंडस्ट्रियलाइज है, काफी पर कैपिटा इनकम उनका थ्रू इंडस्ट्रीज काफी हाई है, उनको क्या करना है? उनको अपनी ग्रीन हाउस गैसेस जो हैं, जो वो एमिट करते हैं एटमॉस्फेयर में, उनको रिड्यूस करना है, ठीक है। दे हैव टू रिड्यूस द लिमिट ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस दैट दे एमिट, ठीक है, इनटू द एटमॉस्फेयर। इनके पास इंडिविजुअल टारगेट्स, मतलब डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट टारगेट्स को फॉलो करते हैं इन क्योटो प्रोटोकॉल। और क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज की बात करता है? ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रोकने की बात करता है बाय द इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। ये लीगली बाइंडिंग है, once you are into it, ये लीगली बाइंडिंग है। there can be actions against the country which does not follow the parameters of the Kyoto Protocol, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं कि ओनली UNFCCC मेंबर्स, यानी कि जो जितने भी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के मेंबर्स हैं वही सिर्फ बन सकते हैं क्योटो प्रोटोकॉल के मेंबर्स। नोबडी अदर देन UNFCCC के मेंबर्स के अलावा कोई भी क्योटो प्रोटोकॉल का पार्टिसिपेंट नहीं बन सकता है। और ये कब अडॉप्ट हुआ था? इट वाज अडॉप्टेड इन थर्ड सेशन ऑफ द UNFCCC। UNFCCC की जब थर्ड बैठक हुई थी, ठीक है, तब थर्ड सेशन में इसको अडॉप्ट किया गया था। कब? 11 दिसंबर 1997 and came into force on 16 February 2005। ओके, देन एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आता है क्योटो प्रोटोकॉल का, दैट इज व्हाट इज दोहा अमेंडमेंट टू क्योटो प्रोटोकॉल। दिस इज जस्ट एन एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, दिस इज जनरल इंफॉर्मेशन। ये एक अमेंडमेंट आया था क्योटो प्रोटोकॉल में। ये कहता है कि आफ्टर फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड, जो क्योटो प्रोटोकॉल का जो फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड था उसके बाद क्या हुआ, जब क्योटो प्रोटोकॉल एंड हो गया तब कुछ चेंजेस
कैरी किए, कुछ चेंजेस बनाए हैं क्योटो प्रोटोकॉल में, क्योंकि वो कुछ कुछ जगह पे लीकेज था या फिर कह सकते हैं लूप होल्स थे क्योटो प्रोटोकॉल में। तो उन लूप होल्स को सही करने के लिए दोहा अमेंडमेंट आया, क्योंकि लीगली बाइंडिंग तो था ही, बट टारगेट्स जो मीट करने थे क्योटो प्रोटोकॉल के इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को, उन्हें थोड़ा और स्ट्रिक्ट करने के लिए दोहा अमेंडमेंट आया। तो ये जो अमेंडमेंट है, दिस टॉक्स अबाउट एमिशन रिडक्शन टारगेट्स, जैसे कि मैंने बताया एमिशन रिडक्शन टारगेट्स फॉर द सेकेंड कमिटमेंट पीरियड, ठीक है। और सेकेंड कमिटमेंट पीरियड कब से कब तक रेंज किया, 2012 टू 2020। मतलब कि जो क्योटो प्रोटोकॉल में जितने भी पैरामीटर्स बनाए गए थे, इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज को बोला गया था कि आपको ये ऐसे ऐसे फॉलो करना है, आपको ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशंस को रोकना है, टारगेट्स मिले थे, उनको थोड़ा सा और स्ट्रिक्ट किया गया, बिकॉज यूएनएफसीसी ने देखा कि कहीं कहीं लूप होल्स हैं, वो टारगेट्स जो मीट हो रहे हैं दे आर नॉट सैटिस्फैक्टरी इन नेचर, बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है। सो द दोहा अमेंडमेंट ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल टॉक्ड अबाउट द emission reduction targets for the second commitment period, which was from 2012 to 2020. Okay, so this was all about the Kyoto Protocol and Montreal Protocol. I hope you understood it. I hope आपको समझ में आया होगा. I hope आप क्योटो और मॉन्ट्रियल के क्वेश्चंस को गलत नहीं करेंगे. क्योटो प्रोटोकॉल किस चीज की बात करता है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस चीज की बात करता है, कब आया था, इसे साइन कब किया गया था, इंडिया का क्या टेक है ऑन मॉन्ट्रियल एंड क्योटो प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें अपने दिमाग में रखिए और इस तरह से पढ़ते रहिए. टिल देन सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.